नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल, डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रैलई, जनपद आगरा। आज हम लोग 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग 2 यानी आखिरी भाग, इसका आज अध्ययन करेंगे। तो इसको अध्ययन करें इससे पूर्व हम लोग पिछले इस अध्याय के पिछले पार्ट में जो अध्ययन किया था उस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने अध्ययन किया था कि भूगर्भ की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें हमने प्रत्यक्ष स्रोत जिसमें खनन और प्रवेधन को देखा था। इसके अलावा प्रत्यक्ष स्रोत में बहुत सारी ऐसे भूकंपीय गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगें क्या हैं और भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है, और पृथ्वी पर जो भूकंप छाया क्षेत्र कैसे बनता है, भूकंप के प्रकार और भूकंप की माप और प्रभाव का हम लोगों ने वहाँ पर अध्ययन किया था। तो आज हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे तो शिक्षण के हमारे जो मुख्य बिंदु हैं, यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पृथ्वी को 3 आंतरिक संरचना पृथ्वी की है, जो भूपर्पटी और मेंटल और क्रोड़ में बांटी गई है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड या जिसे काल्डेरा भी कहा जाता है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका अध्ययन करेंगे, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी इसका अध्ययन करेंगे, और ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ जिसमें अंतर्वेधी स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग बैथोलिथ है, लेखोलिथ है, लेपोलिथ है, फैकोलिथ है, सिल डाइक ये सब अध्ययन करेंगे, और लास्ट में हम लोग गृह कार्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अध्ययन करते हैं अपने पृथ्वी की संरचना। जो हमारा पहला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की संरचना क्या है? भूकंपीय तरंगों की प्रवृत्ति एवं गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? जो भूकंपीय तरंगे हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि भूकंपीय तरंगों का संचरण जो 3 प्रकार की हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे या धरातलीय तरंगे। तो उनके संचरण की प्रवृत्ति जो है पदार्थ के घनत्व और पदार्थ के जो है उसके घनत्व के आधार पर, कहने का मतलब जो कणों का घनत्व है उसके आधार पर इसकी गति में जो है अंतर आता है। तो उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी या क्रस्ट इसको कहते हैं, दूसरा प्रावार या मेंटल इंग्लिश में कहते हैं, और तीसरा क्रोड़ है या कोर है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चित्र के डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जो ये हमारा सबसे ऊपरी परत है जो पृथ्वी का, वो भूपर्पटी कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, और इस क्रस्ट से लेकर के यानी भूपर्पटी से लेकर के पृथ्वी के अंदर तक जो इसका केंद्रीय भाग है लगभग 6378 किलोमीटर की गहराई तक ये पूरा जो है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन का स्रोत क्या है? भूकंपीय तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगे के उसके व्यवहार से अध्ययन किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में। तो भूपर्पटी का जो है विस्तार मोहो अशांत तक है, 0 किलोमीटर से लेकर के, और मोहो अशांत तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। और मेंटल का विस्तार जो पाया जाता है मोहो अशांत से लेकर के और लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक, यानी गुटेनबर्ग अशांत तक के मेंटल पाया जाता है। और इसके अलावा 2900 किलोमीटर से लेकर के और पृथ्वी की बिल्कुल केंद्रीय भाग तक 6378 किलोमीटर तक क्रोड़ का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला हमारा भूपर्पटी है। भूपर्पटी जो कि इसका निर्माण किससे होता है? सिलिका और एल्युमिनियम से निर्माण हुआ है भूपर्पटी का। ये पृथ्वी का ठोस भाग है, ठोस पदार्थ है, सबसे बाहरी भाग है। देख रहे हैं आप इस चित्र के माध्यम से, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, और ये इसका निर्माण मुख्य रूप से सियाल से हुआ है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस पर्पटी को सियाल भी कहते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, महाद्वीपीय और महासागरीय। ये आप नीला वाला ये भाग देखिए, ये महासागरीय भूपर्पटी है, और ये जो पहाड़ से दिख रहे हैं ये महाद्वीपीय भूपर्पटी है। तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। और इसकी मोटाई की अगर बात करें तो महासागर और महाद्वीपों की मोटाई में भिन्नता पाई जाती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी है? लगभग 5 किलोमीटर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो महाद्वीपीय भाग है वहाँ पर्वत पठार हैं, ऊंचे ऊंचे भाग हैं, तो जाहिर सी बात है महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई अधिकतम होगी। तो महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 30 किलोमीटर तक होती है भूपर्पटी की। और हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियों वाले क्षेत्रों में तो भूपर्पटी की मोटाई और भी अधिक होती है, ये लगभग 70 किलोमीटर तक पाई जाती है हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में।
ठीक है। और अगर भूपर्पटी के घनत्व की बात करें तो इसका औसत घनत्व लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। किसका? भूपर्पटी का। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे इसके पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था कि तापमान और घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो इस तरीके से ये भूपर्पटी है। भूपर्पटी को हमने यहाँ पर देखा कि 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पटी। ठीक है। और इसका विस्तार जो है 0 किलोमीटर से, यानी भू सतह से लेकर के और मोहो अशांत तक। और ये अशांत क्या चीज़ है? ये जो है ये यहाँ पर ये ऐसा एक जोन है, मिक्सिंग जोन है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगों में अचानक उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है। तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या अशांतत्य कहते हैं। अब हम लोग पृथ्वी की दूसरी परत प्रावार यानी मैंटल का अध्ययन करेंगे। प्रावार का विस्तार यानी मैंटल का विस्तार जो है भूपर्पटी से लेकर के और भूपर्पटी के नीचे जो मोहो अशांतत्य है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, वहाँ से लेकर के और 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार पाया जाता है प्रावार का। और इसे प्रावार में चूँकि सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। और इसके 2 भाग किए गए हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल ये वही दुर्बलता मंडल है जहाँ से मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है, जहाँ से मैग्मा की प्राप्ति होती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक ज्वालामुखी का चित्र है और यहाँ पर ये दुर्बलता मंडल है जहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है मैग्मा चैम्बर में, और यहाँ से वॉल्केनिक पाइप के रास्ते ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर निकल रहा है, जो कि दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। किसका? दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक लगभग पाया जाता है। इसी में जो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल है, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, इसको मिला करके यानी ये वाला भाग भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल वाला भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ये वाला भाग स्थल मंडल कहलाता है। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का भाग मिला करके स्थल मंडल कहलाता है। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल ये क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग है, और इसका निचला भाग जो है ये मेंटल का गुटेनबर्ग तक 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। गुटेनबर्ग अशांतत्य जो है 2900 किलोमीटर पर पाया जाता है। और इसके अगर घनत्व की बात करें तो इसका औसत घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। हमने वहाँ पर क्रस्ट में देखा था, भूपर्पटी में देखा था, उसका औसत घनत्व था 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये बढ़ करके 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो गया। यानी जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। और मेंटल ये ठोस अवस्था में है, और इस गुटेनबर्ग अशांतत्य पे जो है यस तरंगें प्रायः लुप्त हो जाती हैं। यस तरंगें यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगों की गति में कमी आने शुरू हो जाती है। यही गुटेनबर्ग अशांतत्य पे। भाई हमने अशांतत्य बताया है कि क्या चीज़ है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगों में उनकी गति में अचानक परिवर्तन आ जाता है, तो उसे अशांतत्य कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो गति है उसमें ब्रेक लग जाता है, या तो वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। और इसके बाद जो तीसरा हमारा परत है, जो तीसरी परत है भूपर्पटी को, इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो वो है क्रोड़ या कोर। तो क्रोड़ का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर के और 6378 किलोमीटर तक इसके जो है केंद्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी कि गुटेनबर्ग अशांतत्य से लेकर के और केंद्र तक इसका विस्तार पाया जाता है क्रोड़ का। और इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। बाह्य क्रोड़ की अगर बात करें तो इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर के और 5100 किलोमीटर तक बाह्य क्रोड़ का विस्तार पाया जाता है। और ये प्रायः तरल भाग अवस्था है, ये एक तरल भाग है। ये यहाँ का पदार्थ मुख्य रूप से तरल रूप में पाया जाता है, किसका? बाह्य क्रोड़ का। और आंतरिक क्रोड़ का विस्तार जो है 5100 किलोमीटर से लेकर के और पृथ्वी के केंद्र तक लगभग 6378 किलोमीटर की गहराई तक आंतरिक क्रोड़ का विस्तार पाया जाता है, जो कि फिर से ये ठोस अवस्था में है। देखिए यहाँ पर तापमान तो बहुत हो जाता है, लेकिन दबाव भी उसके साथ साथ में अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है वो तरल अवस्था में न रह करके
फिर से ये ठोस अवस्था में हो जाता है। इसलिए जो है आंतरिक क्रोण जो हमारा है वो कैसा है, ठोस अवस्था में है, क्योंकि वहाँ पर दबाव भी बहुत अधिक रहता है, तापमान के साथ साथ में दबाव में भी वृद्धि होती है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसके घनत्व की अगर बात करेंगे तो क्रोड़ के घनत्व ये मेंटल व क्रोड़ की सीमा पर यानी गुटेनबर्ग पर यहाँ पर इसका घनत्व कितना होता है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर इसके औसत घनत्व में वृद्धि हो गई गुटेनबर्ग पर, और लेकिन केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर इसके घनत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लगभग 13 ग्राम घन सेंटीमीटर का औसत घनत्व पाया जाता है। कहाँ पर, केंद्र पे, लगभग 6300 किलोमीटर की गहराई पर। तो हमने उसमें भूपर्पटी में देखा था 3 ग्राम इसका औसत घनत्व था, प्रावार में 3.4 ग्राम औसत घनत्व था, और मेंटल में ये वेरिएट करता है स्थान स्थान पर। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि क्रोड़ भारी घनत्व वाले पदार्थ से बना है जिसमें निकिल और फेरम की अधिकता होती है, यानी इसे निफे भी कहा जाता है। निकिल और फेरम यानी निकिल और लौह तत्वों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है क्रोड़ में, इसीलिए इसे निफे भी कहा जाता है। अब हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग ज्वालामुखी क्या है इसका अध्ययन करेंगे, ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे, और साथ में सक्रियता के आधार पे ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। तो ज्वालामुखी क्या है कि ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा आदि पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यानी ज्वालामुखी एक स्थान है। ज्वालामुखी क्या है, एक स्थान है। इस स्थान पर एक छिद्र के माध्यम से बहुत सारे पदार्थ निकलकर धरातल पर आते हैं, जिसमें गैसें हैं, राख हैं, तरल चट्टानी पदार्थ हैं, लावा हैं, ये सब निकल करके बाहर आते हैं। देखिए अब इसमें ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो इसमें लावा प्रवाह निकलता है। देखिए लावा और मैग्मा में बेसिक अंतर क्या है कि जब पिघला हुआ पदार्थ धरातल के अंदर एस्थनोस्फीयर में, दुर्बलता मंडल में रहता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब वो धरातल के बाहर निकल आता है तो वो लावा कहलाता है। और लावा प्रवाह के साथ साथ में लावा के जमे हुए टुकड़े निकलते हैं बाहर, जिसको पायरोक्लास्टिक डेब्रिस कहते हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या है, लावा के जमे हुए टुकड़े या चट्टानी टुकड़े। और इसके अलावा ज्वालामुखी बम भी बाहर निकलते हैं, यानी बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े बाहर निकलते हैं, जिनको ज्वालामुखी बम कहा जाता है। और साथ में राख, धूल कण और तमाम प्रकार की गैसें निकलती हैं। गैसों में नाइट्रोजन यौगिक निकलता है, नाइट्रोजन यौगिक की गैसें निकलते हैं, सल्फर के यौगिक निकलते हैं, क्लोरीन निकलता है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, ये सारे गैसें ज्वालामुखी से निकलती हैं। तो ज्वालामुखी के स्थल रूपों का अध्ययन करें उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी से यदि पदार्थ अभी कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो। सक्रिय से मतलब ही है कि अभी उसमें उद्गार हो रहा हो या अभी कुछ समय पहले उद्गार हुआ हो, तो ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और सुषुप्त ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ये वर्षों से सक्रिय नहीं है, इसमें कई सालों से अभी इसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, ये सब किसके उदाहरण हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी के। और मृत ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें हजारों वर्षों से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें पूर्वी अफ्रीका का किलिमंजारो और म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम लोग ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण देखेंगे। यानी यहाँ पर अब जो धरातल के ऊपर आकृतियाँ बनती हैं ज्वालामुखी से, जो उनका अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी ज्वालामुखी की आकृतियाँ बनती हैं, तो सबसे पहला शील्ड ज्वालामुखी, इसका अध्ययन करेंगे। शील्ड ज्वालामुखी क्या है कि ये कम ऊंचाई तथा मंद ढाल वाले विस्तृत ज्वालामुखी होते हैं। इसमें क्या होता है कि लावा जो है बहुत अधिक पतला होता है, तो जब लावा अधिक पतला होगा तो ये दूर तक फैल जाएगा। मैंने बताया लावा क्या है कि लावा धरातल के नीचे जो द्रवित पदार्थ है, धरातल के नीचे से जब बाहर निकलता है तो वो लावा कहलाता है, और धरातल के अंदर वो मैग्मा कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो ये पाइप नुमा दिख रहा है,
ये पाइप क्या है, ये वॉल्केनिक पाइप है। इसी पाइप के रास्ते लावा बाहर निकलता है और जहाँ से बाहर निकलता है उस मुहाने को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और ये क्रेटर से बाहर निकल करके चूँकि लावा पतला है तो पतला होने के कारण ये दूर तक फैल जाता है, इसीलिए इसका ढाल जो है मंद होता है, तो इसे सील्ड ज्वालामुखी कहते हैं और इसका निर्माण बेसाल्ट से होता है। और हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं वो सील्ड प्रकार के ही ज्वालामुखी हैं। इसी में जब सील्ड ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, जब लावा फव्वारे के रूप में ऊंचाई तक चला जाता है तो निकास पर एक शंकु बन जाता है, निकास पर ही यहाँ पर एक शंकु बन जाता है जिसे सिंडर शंकु कहते हैं। तो सिंडर शंकु का निर्माण सील्ड ज्वालामुखी में ही होता है। जब वहाँ पर लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है तो निकास द्वार पर ही यानी मुहाने के आसपास लावा जमा हो जाता है, तो उसे शंकु की आकृति का निर्माण होता है जिसे सिंडर शंकु कहा जाता है। अगला है मिश्रित ज्वालामुखी या कंपोजिट वॉल्केनोज। तो इसमें क्या होता है कि लावा थोड़ा अपेक्षाकृत ठंडा होता है और ये चिपचिपा और गाढ़ा होता है। चिपचिपा और गाढ़ा लावा जब निकलता है तो निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है। ये चूँकि गाढ़ा होता है इसलिए दूर तक फैल नहीं पाता है, तो निकास नली यानी क्रेटर के आसपास ही ये परतों के रूप में जमा हो जाता है, तो इससे मिश्रित प्रकार की ज्वालामुखी का निर्माण होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से जो है निकास नली के आसपास परतों के रूप में ये परत परतों के रूप में ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है। तो ऐसा ज्वालामुखी जापान का फ्यूजियामा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा। ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा इसको कहते हैं। ये तीव्र विस्फोट के साथ जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इसका क्रेटर नीचे धंसकर एक बड़ा गर्त बन जाता है। जो क्रेटर हमने बताया था, जो ज्वालामुखी का मुख था, उस मुख का जब ज़्यादा तीव्र विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वो मुख क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूट करके धंस जाता है, तो इससे एक बड़े गर्त का निर्माण होता है जिसे काल्डेरा कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ध्वस्त होकर के काल्डेरा बन गया है। और इसमें कभी कभी जब बरसात के दौरान जल भर जाता है तो इससे काल्डेरा झील का भी निर्माण होता है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है? अत्यधिक तरल लावा ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं। ये बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो है अत्यधिक, ये इसमें तरल लावा अधिक होता है तो ये ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकल करके सैकड़ों किलोमीटर तक दूर तक फैल जाते हैं, तो इससे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का निर्माण होता है। भारत का दक्कन ट्रैप इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, भारत के मानचित्र में जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है ये दक्कन ट्रैप का क्षेत्र कहलाता है। अगला है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्य महासागरीय कटक इसका नाम ही है, महासागर में बने हुए कटक। तो महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है तो महासागरों में एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण होता है, एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण होता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है महाद्वीपीय दो प्लेटों का एक दूसरे से दूर जो है खिसकाव हो रहा है। तो इसके कारण, खिसकने के कारण जो महासागर के क्षेत्र हैं, महासागर के क्षेत्र में भाग खुल रहा है, तो स्ट्रॉटोस्फेयर या जो है दुर्बलता मंडल से मैग्मा प्रवाहित होकर के और इस क्षेत्र से निकल करके यहाँ जमा हो रही है। तो इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। और पूरे सभी महासागरों की मध्य महासागरीय कटक की अगर हम विस्तार की बात करें तो लगभग 70,000 किलोमीटर से भी अधिक ये लंबी श्रृंखला है। अब हम लोग ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे, यानी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हम लोग अंतर्वेधी आकृतियों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो ज्वालामुखी के प्रकार देखे थे आकृतियों के आधार पर, तो वो बाहरी आवरण पे बनने वाली स्थलाकृतियाँ थीं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो धरातल के अंदर ही जब ज्वालामुखी उद्गार का लावा भूपटल के नीचे यानी धरातल के अंदर ही ठंडा होकर जमा हो जाता है, तो उससे पातालीय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पातालीय चट्टान कहते हैं। तो इससे बनने वाली स्थलाकृतियों को या आकृतियों को अंतर्वेधी आकृतियाँ कहते हैं, यानी धरातल के अंदर ही चट्टानी संरचना जम जाती है तो उससे अंतर्वेधी आकृतियाँ बनती हैं। अब इस अंतर्वेधी आकृतियों में हम लोग यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं बैथोलिथ है, फैकोलिथ है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ या लैपोलिथ, सिल, डाइक, ये सब स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो बैथोलिथ क्या है? ये अधिक गहराई में मैग्मा का बड़ा पिंड ठंडा होकर गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। ये देखिए गुंबद के आकार में इस तरीके से विकसित हो जाता है अधिक गहराई में। बैथोस का मतलब ही होता है अधिक गहरा। तो अधिक गहराई में जब
गुंबद के आकार में एक बड़ा पिंड ठंडा होकर जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। और ये कभी कभी कई किलोमीटर तक विस्तृत होते हैं, इनकी गहराई बहुत गहरा कई किलोमीटर तक होती है। और ये किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट के बने हुए पिंड हैं। नेक्स्ट है हमारा लैकोलिथ। लैकोलिथ ये एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ी गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। देखिए लैकोलिथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाइप नुमा एक जो है आकृति है जो इसके समतल सतह से ये पाइप से जुड़ी हुई है और ये गुंबदनुमा आकृति है। तो ये बैथोलिथ से मिलती जुलती है, लेकिन बैथोलिथ जहाँ गहराई में अधिक है तो उसके ऊपर लैकोलिथ का निर्माण होता है। तो ये आकृतियाँ जब एक्सफोलिएशन के बाद धरातल पर बाहर प्रकट होती हैं अपक्षय और अपर्दन के बाद, तो ये देखी जा सकती हैं। इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो है कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट से बनी ही ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ देखी गई हैं, देखी जाती हैं। तो ये लैकोलिथ है। और नेक्स्ट है लैपोलिथ या लोपोलिथ। तो ये तस्तरी के आकार में अवतल बेसिन में जमा अंतर्वेदी चट्टान है। ये देख सकते हैं आप, लोपोलिथ है, ये तस्तरी नुमा जो है, ये तस्तरी नुमा आकृति है। तो ये तस्तरी के आकार में ये अवतल बेसिन में जमा होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, लैपोलिथ या लोपोलिथ कहते हैं। अगला है फैकोलिथ। ये मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर तथा अभिनति के तल में लहरनुमा जमाव होते हैं। हमने मोड़दार पर्वतों में जो पढ़ा कि मोड़दार पर्वत कैसे बनते हैं, इस तरीके से अपनत और अभिनत बनते हैं। जो मोड़दार पर्वतों में जो ऊपर उठा हुआ भाग अपनत कहलाता है, नीचे धंसा हुआ भाग अभिनत कहलाता है। और जब इन मोड़दार संरचना में ऊपर अपनति के ऊपर जमाव होता है और अभिनत के नीचे तल पे जब जमाव होता है लहरनुमा इस तरीके से, तो ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, फैकोलिथ कहलाती है। और इसी प्रकार से सिल और सीट क्या है, क्षैतिज अवस्था में अधिक मोटे जमाव को सिल तथा कम मोटाई वाले जमाव को सीट कहते हैं। क्षैतिज अवस्था में देख सकते हैं चट्टानी सतह जो है, चट्टानी पदार्थ धरातल के नीचे क्षैतिज अवस्था में ये जमा है, तो इसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। और इसकी मोटाई के आधार पर इसे सिल और सीट में विभाजित किया गया है। जब ये अधिक मोटा होता है तो इसको सिल कहते हैं और कम मोटाई वाले जमाव को सीट कहा जाता है। और अगर डाइक की बात करें तो जब लावा का जमाव धरातल के समकोण पर होता है तो ये दीवार की भांति दिखाई देने वाली संरचना, जैसे ये देख सकते हो आप, खड़ी संरचना है, दीवार की भांति जो है ये दिखाई दे रही है और ये धरातल पर समकोण बनाती हुई आकर संरचना बनती है, तो इसे क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे पाठ में ये अध्ययन किया कि भूगर्भ की जानकारी के स्रोत क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत का अध्ययन किया, भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किया। इसके बाद हम लोगों ने इस अध्याय के इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया, जिसमें भूपर्पटी और मेंटल और क्रोण इन सब का हम लोगों ने बारी बारी से अध्ययन किया। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने सील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, काल्डेरा, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी का अध्ययन किया। और सबसे अंत में हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया अंतर्वेदी आकृतियाँ कैसे बनती हैं। तो इसमें हमने बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक इन सब का हम लोगों ने अध्ययन किया, इन्हें पहचानना सीखा। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा आज यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों अब आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में बताने जा रहे हैं, जिसमें 3 प्रश्न जो है 30 शब्दों के हैं। तो पहला प्रश्न है, स्थल मंडल किसे कहते हैं। हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, इस पर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, दुर्बलता मंडल का सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, ज्वालामुखी से निर्मित अंतर्वेदी आकृतियों का डायग्राम बनाइए। हमने अभी डायग्राम बना करके सभी अंतर्वेदी आकृतियों का वहाँ पर अध्ययन किया है, तो उसी डायग्राम को आपको बनाना है। और 150 शब्द में लिखना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर विस्तृत प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आप लोग ये होमवर्क पूरा कीजिए। और बच्चों आप लोग अगर अभी तक दीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अपने मोबाइल में कृपया दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उससे भी पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।